स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कम कीटाणुनाशक, कम मशक्कत, कम जमीन और कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए। पारंपरिक खेती में अत्यधिक पानी का उपयोग होता है और ये भारतीय प्रदेशों और दूसरे देशों के बीच कड़वे मतभेदों का कारण रहा है। पर कम पानी के उपयोग से भी अधिक उपज की खेती की जा सकती है। हम पहुंचे पानी की भारी कमी से जूझ रहे महाराष्ट्र के जलगांव में, जहां हमने देखा कि किस तरह एक कंपनी की दूरदर्शिता ने पानी बचाने की एक खास तकनीक को अधिक उत्पादन क्षमता का हथियार बनाकर प्रचलित किया है। इस तरह के दृश्य दिल्ली के गरीबी प्रभावित इलाकों में बेहदाम हैं। दिल्ली के पास पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, पर कहीं न कहीं भारी मात्रा में लीकेज की समस्या ने यहां लोगों को अभाव में रहने पर मजबूर कर दिया है। बाढ़ सिंचाई आज भी हमारी खेती का हिस्सा है और कई जगहों पर हम पानी को इस कदर बर्बाद कर रहे हैं जैसे हमें पानी हमेशा ही उपलब्ध रहेगा। अगर हम अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में कम पानी से खेती करना हमारी मजबूरी बन जाएगा। महात्मा गांधी मितव्ययिता के प्रतीक थे, साथ ही प्रकृति के साथ सामंजस्य में विश्वास रखते थे। भंवरलाल जैन गांधी जी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित जलगांव में इन्होंने गांधी तीर्थ नाम से एक संग्रहालय भी बनवाया है। जवाहरलाल नेहरू और JRD टाटा भी इनके प्रेरणा स्रोत हैं। गांधी जी हाउ टू लिव। गांधी जी ने जीवन जीना सिखाया तो नेहरू जी ने सपने देखना, और JRD टाटा ने सिखाया कि कैसे समाज के हितों का ध्यान रखते हुए व्यापार करें। भंवरलाल जैन को भारत का निर्माण करने वाले उद्यमियों में से एक उद्यमी कहा जा सकता है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने समय से आगे की सोच को आकार दिया। अमेरिका में लगी एक प्रदर्शनी में बूंद सिंचाई के सिद्धांत ने भंवरलाल जैन का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्होंने इस तरह की सिंचाई को महाराष्ट्र में लागू करने के बारे में सोचा। सूक्ष्म सिंचाई कोई नया सिद्धांत नहीं था, कुछ कंपनियां पहले से ही ये कर रही थीं। पर हाँ, ये तब तक देश में कुछ खास जगह नहीं बना पाया था और न ही सरकार पर अपना खास असर ही छोड़ पाया था। सरकार इस तकनीक को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं देना चाहती थी। I remember a dialogue I had with the government office. मुझे एक अधिकारी के साथ अपनी बातचीत याद है, जहां मैं $30,000 की तकनीक की फीस सुनकर चौंक गया था। और उसने कहा, जैन साहब, आप $30,000 देने के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी रकम है, और आप कह रहे हैं कि आप पानी की बचत कर पाएंगे, पर हम पानी की आयात तो कर नहीं रहे हैं। फिर पानी की बचत कैसे होगी? ये देश की मदद कैसे करेगा? देश को विदेशी मुद्रा की जरूरत है, पानी की नहीं। तेनू बोराले उन लोगों में से हैं जिन्हें जैन अनुसंधान उद्योग की वजह से जीने की एक नई राह मिली थी। वो उन तमाम भारतीयों में से थे जिन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई के बाद एक चाय वाले के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। आज ये करोड़पति हैं और समाज में इनकी पहचान तेन्या से तेनू सेठ हो गई है। इन्होंने बूंद सिंचाई को अपनाया और 1990 में 2000 पेड़ों के मालिक तेनू आज 72,000 पेड़ों के मालिक बन गए हैं। आज इनकी सालाना आय 1.5 करोड़ से कम नहीं है। ड्रिप से शुरुआत की, समझो ड्रिप से शुरुआत की। तो बिना ड्रिप से पहले इतना पौधा बड़ा नहीं होता था। अभी ड्रिप से शुरुआत करने के बाद में इतना बड़ा पौधा आता है, क्वालिटी भी आ जाती है। उससे क्वालिटी आ जाती है तो रेट भी अच्छा मिल जाता है, समझो बाजार में। और फर्टिगेशन, डेली फर्टिगेशन करने से ना एवरेज भी ठीक आता है। LO सीड किसानों के बीच आकर्षण का केंद्र है। वो अपने नाम के शुरुआती के अंग्रेजी अक्षरों से जाने जाते हैं, जो उनके ही उत्पाद केले के छिलके के रंग से मिलता जुलता है। लक्ष्मण ओंकार चौधरी आज एक करोड़पति किसान हैं। उन्होंने कृषि का रास्ता तब चुना जब अध्यापन में डिप्लोमा ने उन्हें एक स्कूल टीचर की नौकरी तक नहीं दिलाई। 40 सालों तक केले की खेती करने के बाद ये 1989 में पारंपरिक सिंचाई छोड़कर बूंद सिंचाई अपनाने वाले पहले किसान बने।
4 एकड़ की बंजर भूमि से शुरुआत करने वाले ओंकार आज 200 एकड़ की खुद की और पट्टे की जमीन पर खेती कर रहे हैं। एक ही मोटर पर दुगनी केली लगाई और दुगनी फसल भी आई। और पहले हम 2 साल में एक फसल लेते थे, फिर भी उसमें 65% ही केली कट जाती थी। अभी हमारी केली 100% कट जाती है और 1-2 साल में 2 फसल हम लेते हैं, आराम से मिलता है। दरअसल बूंद सिंचाई पंपों, पाइपों और निप्पलों को लगाने से कहीं ज्यादा है। अब ये बाप दादाओं की सीख को नकार कर परंपरा को चुनौती देने जैसा है। पर कहते हैं ना, मीलों का सफर एक कदम से शुरू होता है और जब एक बार लोग पुरानी पद्धतियों पर सवाल खड़े करते हैं, तब फिर ये सिलसिला थमता नहीं है। यहां भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, जैसे क्यों फर्टिगेशन नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसमें उर्वरक को पानी में ही घोल दिया जाता है। It is the mindset, sir. That is one, and second thing. दरअसल लोग बहुत रूढ़िवादी सोच के हैं, उनमें बदलाव की कोई तमन्ना ही नहीं। वो इसे एक व्यापार या फिर विज्ञान की तरह ना देखकर सिर्फ आजीविका की तरह देखते हैं और इसीलिए वो आधुनिक तरीकों को नहीं अपना रहे हैं और पिछड़ रहे हैं। इस किसान के लिए बदलाव करना भारी कश्मकश थी। कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री पाने के 3 साल बाद भी जब इन्हें नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने खेती बाड़ी की तरफ वापस रुख किया। ये उत्तक संवर्धन अपनाना चाहते थे और ये अपने पिता द्वारा शुरू किए गए बूंद सिंचाई की प्रक्रिया का फायदा उठाना चाहते थे। पर ऐसा करने वाले ये गांव में पहले किसान होते और अगर किसी वजह से ये सफल न होते तो पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता। पर इनके इस दांव ने इन्हें मुनाफा दिला दिया जब 1700 उत्तक संवर्धन पौधों ने आम पौधों के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा की पैदावार की। 10 एकड़ की केले की खेती से इनकी सालाना आय 25 लाख रुपए के आसपास हो गई है और इसके बाद दूसरे गांव वालों ने भी इन्हीं का रास्ता अपनाया। इनके ऊपर ऐसा असर पड़ा कि भाई ये जो बीएससी करके खेती कर रहा है आदमी, तो जो अभी जो पढ़ रहा है वो भी सोच रहे हैं कि अपन भी खेती करेंगे। जैन इरिगेशन कंपनी द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलना दरअसल परोपकारिता नहीं है, बल्कि ये अपना हित साधते हुए दूसरों के साथ अपनी संपन्नता बांटने जैसा है। जैन इरिगेशन को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके किसान और उपभोक्ता संपन्न बने रहें ताकि वो उनके उत्पाद खरीदते रहें। जैन इरिगेशन किसानों को छोटे पौधे तो मुहैया करवाते ही हैं, इसके साथ साथ वो उनके उत्पाद का कुछ हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए भी खरीदने को तैयार है। इस संस्थान से ये करीब 6 करोड़ होंडुरस किस्म के ग्रैंडनेंड उत्तक संवर्धन पौधे देता है, जो 1990 में इजराइल से आयात किए गए थे। 10 महीने की उम्र का एक उत्तक संवर्धन छोटा पौधा करीब 13 रुपए में बिकता है, जो कि आम राइजोम किस्म से 4 गुना ज्यादा है। फिर भी इसकी मांग अधिक है। बूंद सिंचाई को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब ये प्रक्रिया खेतों पर आधे दामों में लगाई जाए और बचे हुए आधे दाम सरकार से अनुदान के रूप में मांगे जाएं। ये एक तरह का बिजनेस मॉडल था जिसमें देरी होने की वजह से नकदी पर बुरा असर पड़ा। कृषि विज्ञान अनुसंधान से बेहतर हुआ और किसानों को उनके केले की और बेहतर फसल मिली। When the drip irrigation started in 1988, 87, 80, जब 1998 में बूंद सिंचाई की शुरुआत हुई तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि हम बूंद बूंद पानी से केला उगा पाएंगे, क्योंकि ये किसानों की कल्पना से भी परे था। यहाँ बूंद सिंचाई का काम खास हो जाता है क्योंकि पानी मिट्टी में ना जाकर फसल में जाता है। के.बी. पाटिल, जिन्हें लोग प्यार से केला बेचो पाटिल कहते हैं, को केले की खेती में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और ये पिछले 21 सालों से इसमें काम कर रहे हैं। इनकी देखरेख में जलगांव के लोग 18 महीनों की बजाय 1 साल में ही केले की फसल काट रहे हैं। गर्म और सूखे जलगांव में नमी की कमी है। घने रोपण, पौधों के आसपास हवा को रोकने के घेरे और बूंद सिंचाई की मदद से इस नमी को मुहैया करवाया जाता है।
जून की जगह अप्रैल में रोपण करने की वजह से मॉनसून की बारिश का भी फायदा मिलता है। मौसम और पौधों की बढ़त के अनुकूल सही मात्रा में पोषक तत्वों का इस्तेमाल भी एक नया प्रयोग है। देश के उत्पादन में 16% का हिस्सा लेके चल रहा है। हम बगीचे देखें, इतने अच्छे बगीचे हैं। क्यों है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतना प्लांट में रेजिस्टेंट निर्माण करने के लिए या प्लांट में ऐसा मैकेनिज्म निर्माण करने के लिए उसको बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है। यदि आज टेम्परेचर 47 हुआ है तो हम हमारे किसान को बोलते हैं कि आप पोटेशियम 1 kg से आज बढ़ा दो। भारत विश्व में केले की खेती करने वाला सबसे बड़ा देश है, पर जब बात निर्यात की आती है तब इसका बिल्कुल उल्टा है। महाराष्ट्र केले की खेती करने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर जलगांव जिला एक प्रदेश होता तो वो इसमें नंबर 5 पर होता। महाराष्ट्र के योगदान में ये 75% की हिस्सेदारी देता है। जलगांव के अंदर रावेर जैसे तालुका पूरी तरह से केले के देश कहे जा सकते हैं। जहां देश की औसत पैदावार 15 टन प्रति एकड़ है, वहीं महाराष्ट्र अकेला प्रति एकड़ 23 टन की हिस्सेदारी देता है। और जो लोग बूंद सिंचाई, फर्टिगेशन और ऊतक संवर्धन की क्रियाओं की मदद लेते हैं, वो लोग प्रति एकड़ करीब 40 टन की फसल पाते हैं, यानी प्रति एकड़ 2.5 लाख तक की कमाई। इस सब के बावजूद देश में बूंद सिंचाई को कम लोगों ने ही अपनाया है। The adoption is higher in the ये बात सही है, पर सच कहें तो देश का आकार देखते हुए एडॉप्शन रेट काफी कम है। पर देश के पश्चिमी इलाके जहां पानी की कमी है, वहां एडॉप्शन रेट ज्यादा है। दक्षिण से तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी एडॉप्शन रेट काफी ज्यादा है और अब राजस्थान भी इसमें आगे आ रहा है। पर उत्तर और उत्तर पूर्व इलाके आज भी काफी सुस्त हैं। 80 के दशक में कृषि में प्लास्टिक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने सिंचाई को काफी प्रचलित कर दिया, खास तौर पर बूंद सिंचाई को, जो बड़ी जमीनों को एक साथ पानी देने में सहायक होता है। पर भारत के पास 8% या फिर कहें तो 20 लाख हेक्टेयर ही सिंचाई वाली जमीन है, जहां बूंद सिंचाई और छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि दूसरे देश इसमें कहीं आगे हैं। भारत में बात करें तो इसमें सिर्फ कुछ प्रदेश ही आगे हैं। 2009 के आधिकारिक आंकड़े की बात करें तो केले की खेती करने वाले रावर और यवल तालुके में भूजल का सबसे अधिक मात्रा में दोहन हुआ है। जब सामूहिक रूप से किसान इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तभी इसका असर दिखेगा। इसके लिए सरकार को ही कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्यों महाराष्ट्र में गन्ने की खेती करने वाले किसानों को पानी बचाने की तकनीक का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है।
चावल और चीनी की फसलें पानी की सबसे ज्यादा खपत करती हैं। चावल को परंपरागत तरीके से पानी से भर के ही उगाया जाता है, पर यह तरीका पर्यावरण विरोधी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल धान को इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पर यहाँ सांगली में किसानों ने ये साबित किया है कि बूंद सिंचाई की वजह से ये पानी को भी प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। माने साहब नमस्कार। नमस्ते। माने साहब, आपका इस खेत का क्या खासियत है? शुरू में 22 टन तक पर एकड़ का यील्ड मिलता था, लेकिन अभी इस ज़मीन के खासियत से अभी मैं 116 टन पर एकड़ इतना यील्ड इस साल लिया है। तो आप इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, ये कैसे ले रहे हैं आप? पूरा टेक्निक्स है जो विद्यापीठ में हमको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो नया टेक्निक्स आया है उसका हम यूज़ यहाँ करते हैं और उस हिसाब से हमको ये सब मिल रहा है। यहाँ पे पानी की कमी नहीं है? वैसे तो पानी बहुत है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे इस गांव के लिए 2 नदियाँ हैं, रिवर्स है, जो एक का नाम है कृष्णा करके है और दूसरे है वो वारना करके है। पानी बहुत मिलता है हमको। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव वाटर सोसाइटीज़ है। तो आप पहले यहाँ पे फ्लड इरिगेशन करते थे? हम तो पहले बहुत फ्लड इरिगेशन करते थे और बहुत ज़्यादा पानी देते थे। हमारे एक ऐसा कहना था, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने बताया था कि शुगर केन को अगर आप पानी में खड़े करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यील्ड देगा और पैसा भी बहुत देगा करके। हमने बहुत साल ऐसा ट्राई किया, 2-3-4 साल ऐसा ट्राई किया। शुगर केन में पानी बहुत छोड़ते रहे, उसको पानी में खड़ा करके देखा, लेकिन एंड में ऐसा ध्यान में आ गया कि कर्जा बहुत बढ़ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है उसमें। एक ध्यान में आ गया कि पानी ज़्यादा देने से शुगर केन का यील्ड बढ़ता नहीं है। तो आप वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? 1996 में पहले मैंने ड्रिप इरिगेशन बिठाया, तब से आज तक मेरा पूरा लैंड जो है वो ड्रिप इरिगेशन पे है। और ड्रिप इरिगेशन में भी जितना रिक्वायरमेंट शुगर केन के लिए पानी का है उतना ही पानी हम ड्रिप इरिगेशन से देते हैं। माने के लिए व्हाट्सएप एक बेहतरीन साधन साबित हुआ। गन्ने की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, आज वो व्हाट्सएप की मदद से इस विषय पर रोज 5100 लोगों को मैसेज करते हैं। इसकी शुरुआत इन्होंने 300 लोगों से फरवरी 2014 में की थी। माने कहते हैं कि इनकी राय मानने के बाद सभी की उत्पादकता बढ़ी है। यहां अहिरवाड़ी गांव में किसानों को अधिकता की समस्या है। भौगोलिक स्थिति की वजह से भूजल का स्तर इतना ज्यादा है कि यहाँ की मिट्टी खारी हो गई है। यहाँ का जो वाटर होता है वह भी सॉल्टी होता है। यहाँ के वाटर से खेत में अनाज नहीं आता और पूरा खेत यानी लैंड हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए हमें कृष्णा रिवर से ही अच्छा पानी लाना पड़ता है। यहाँ के करीब 100 किसानों ने मिलकर एक पानी सहकारी समिति का गठन किया है, जिसमें ये गांव से 6 किलोमीटर दूर एक नदी से प्रति एकड़ के हिसाब से 1,60,000 रुपए के खर्चे पर पानी लाते हैं। पानी की बचत के लिए ये सभी बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने जिस चीज की शुरुआत मर्जी से की थी, आज वो अनिवार्य हो गई है। सरकार ने नया रूल लाया है परसों ही, अगर 2017 तक अगर आप ड्रिप नहीं करोगे तो आपकी जो वाटर का आप रिवर्स से उठाते हैं उसका जो कॉस्टिंग होगा वो 500% तक बढ़ेगा। इस एपिसोड को देखकर ये तो समझ गया हूं कि किसान वो तकनीक इस्तेमाल करने को तैयार रहता है जिससे उसे फायदा हो। बस जरूरत है तो कुछ संस्थाओं की जो इस बदलाव की पहल कर सकें। सरकार को भी कुछ लाभकारी नीतियां बनाने की जरूरत है। स्मार्ट एग्रीकल्चर के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।